Hello everyone, welcome to TAP. My name is निहारिका वालिया भटनागर and I am with you with our संकल्प सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं एएफएम के लेक्चर्स की सीरीज के अंदर सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये पेपर में पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैदर अ शॉर्ट टॉपिक जो पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हेवीली पूछा जाता है। 4 to 5 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक एरिया इटसेल्फ, सो यू शुड डेफिनेटली गो ahead एंड प्रिपेयर इट थ्रू द स्पेसिफिक वीडियो। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। नाउ एट द सेम टाइम एवरीवन, आर नेवर बिफोर ऑफर इज है। इस समय आपके पास में ना जेआईबी के ऊपर 80% ऑफ का ऑफर अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज द, आई वुड से दिस इज नेवर बिफोर ऑफर, जहां पर आपको मिल जाते हैं 80% फ्लैट ऑफ आपको मिल जाएगा हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर, बी इट मास्टर कोर्स, बी इट आर इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट कोर्सेज एंड इवन द लाइफ क्रैश कोर्स। एवरीथिंग इज एट इट्स लोएस्ट प्राइस राइट नाउ। सो आप जरूर से मतलब गो ahead and check it out, जितनी जल्दी हो सके इसको अवेल कीजिए, since this offer would end on 3rd of August. So please go ahead and check it out and avail this offer right away. Okay, now everyone, let's start with it. हम लोग अगर बात करते हैं concepts of accounting की, what are the various concepts of accounting? When we define the different concepts of accounting, we can say कि हमारे पास में जो concepts of accounting है वो क्या क्या है। नंबर वन, हमारे जब हम concepts of accounting को define कर रहे होते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पैसा डेफिनेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मतलब आप कह सकते हो ना कि हर चीज पैसे में डिफाइन नहीं की जा सकती, लेकिन व्हाट इफ बिजनेस को समझ में वही आती हो। दिस इज रूल नंबर वन जो हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का मेन हम लोग मानते हैं कि मनी के टर्म्स में जो चीज़ मेजर की जा सकती है सिर्फ वही अकाउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो एवरीथिंग जो हम ट्रांजैक्शन को किसी ना किसी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। दिस वाज आस्क्ड इन द पीवाईक्यू ऑफ मे 2025 एज वेल, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे, अमंग द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। तो उसके बेस पे क्वेश्चन था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीईओ है, वो अपने लेक्चर्स को लेक्चर देता है किसी भी एम्प्लॉय को कि हाउ टू वर्क ओवर दोज थिंग्स। अब यहाँ पर उस वो एक नॉलेज बेस बढ़ा रहा है, उससे पैसा नहीं बढ़ रहा, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि वो एम्प्लॉय प्रोडक्टिव होगा, उससे पैसा आएगा, हम उस प्रोडक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते है ना। तो देन वी ऑल्सो हैव द परचेज ऑफ लैंड और रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पर ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स मनी while the other thing doesn't. So that's how we can find it out कि हमारी वैल्यूएशन किस तरीके से चलती है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पैसे के हिसाब से चलती है। इफ इट इज रिगार्डिंग मनी तभी हम जाकर चीज़ों को नोट करते हैं, अदरवाइज वो चीज़ हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चाहकर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बस दिस इज द एंटायर पोर्शन वेयर वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो चीज़ पैसे में तोली जा सकती है सिर्फ वही रिकॉर्ड कीजिएगा, दूसरी नहीं। तो इन्फ्लेशन हो गया, डिफरेंट चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए सिर्फ एक दिक्कत आती है, हर साल इन्फ्लेशन आ रही है। अब ये सोचे कि हम अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर ना हर बार जैसे इन्वेस्टमेंट है उसका पैसा बार बार चेंज होता है बिकॉज शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करती है, बट हम रोज रोज वाली चीजें नोट नहीं करते। मनी को हम ये मानकर चलते हैं कि वो स्टेबल फॉर्म में चल रहा है, जबकि इन्फ्लेशन के हिसाब से देखिए हर चीज की कॉस्टिंग तो बढ़ती है, बट हम मनी को स्टेबल मानते हैं तभी हम चीजें कर पाते हैं। और नॉन मॉनेटरी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता, जो कि इसका बेसिक कंडेमनेशन माना जाता है कि हमारे मॉनेटरी वाली तो सब चीजों को हमने नोट कर लिया, बट व्हाट अबाउट द नॉन मॉनेटरी वंस जो लिटरली ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट तो करती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कह दें कि नहीं नहीं ये चीज़ें इम्पैक्ट थोड़ी करती है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की लॉयल्टी होगी, इफ दे आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स अ प्रॉब्लम। इफ द पीपल आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स देयर गोल्स, जब ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड होकर नहीं चल रही है, दैट इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर थिंग विच विल अफेक्ट इट फर्दर। सो देर आर मेनी अदर एलिमेंट्स जो कि मॉनेटरी तो नहीं है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन उनको हम लोग क्या कर जाते हैं, एक तरह से हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है जो चीज सिर्फ और सिर्फ पैसे में तोली जा सकती है सिर्फ उसी को नोट करना और किसी चीज को नोट मत कर लेना। बस यही इन दोनों का डिफरेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये भी पेपर में इस बार पूछा गया था। अब वो कहते हैं कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक नहीं होते। यानी अगर बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देता है तो उसे हम कैपिटल कह देते हैं, और वही बिजनेसमैन अगर अपने पर्सनल यूज के लिए अपना ही बिजनेस को दिया हुआ पैसा वापस लेता है, क्योंकि बिजनेस एक अलग
पर्सन काउंट होने लग जाता है ना, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कि जी बिजनेस से पैसे निकाल रहा है। ये नहीं बोल रहे अपना पैसा लेकर जा रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, जिसे हम ड्रॉइंग्स कह देंगे। नाउ वी आर नॉट सेइंग कि वो उसी का मनी, क्योंकि अगर मैं अपना मनी किसी कहीं पर रखूं और निकाल लूं, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना। बट द फैक्ट इज, क्योंकि मैं अपना पैसा बिजनेस को दे रही हूँ, अब बिजनेस एक अलग इंडिविजुअल है, मुझसे अलग है, तो अगर उसमें कोई भी चीज हम चेंज करते हैं, कुछ भी होता है, दैट इज separately taken care of, right? So this is how we define this specific area altogether, that is of business entity concept. अब यहाँ पर हम उसको कर देते हैं डिफाइन, ठीक है। सो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि इसके अंदर ना मनी मेजरमेंट में हमारे पास यहाँ पर मनी बाय ओनर जो वो देता है, उससे उसकी लाइबिलिटी जो है ओनर की वो बढ़ती है। मनी जब ओनर निकालता है तो उसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स जो बिजनेस है, उसकी लाइबिलिटी कम होती है। अच्छा, लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी बिजनेस पर बोझ होते हैं, जो पैसा उसने कहीं और से लिया होता है, जो उसको वापस करना है। तो हम ये भी मानते हैं जो पैसा बिजनेसमैन भी बिजनेस में लगाता है, कि वो भी बाहर वालों का ही पैसा है, जिसको बिजनेस को प्रूव करके देना होता है। क्योंकि ओनर तो ये भी कह सकता है कि मैं बिजनेस की जगह काश ये पैसे कहीं और लगा लेता तो मेरा पैसा बच जाता, वो भी तो ये बात कह सकता है ना। तो इन दिस केस जो बिजनेस है और ओनर है वो दोनों सेम नहीं कहलाते। तो जब भी आप बिजनेस को और पैसा देते हो तो बिजनेस के ऊपर बोझ बढ़ता है, तो मेक श्योर कि वो पैसा मल्टीप्लाई करे। अगर वो नहीं करेगा तो बिजनेसमैन मार्केट में क्या जवाब देगा कि मतलब ये जो बिजनेस है ये अच्छा नहीं है, है ना। तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कमा के दे। नाउ द कोर क्रक्स हियर कम्स अराउंड इज कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग पर्सन है। सो इसी हिसाब से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेसमैन का पैसा है वो अलग से नोट किया जाता है कि ये जी हमारे बिजनेसमैन का लगा हुआ पैसा है, ठीक है, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी रहे बिजनेस की तरफ, ठीक है। देन हमारे पास अगला आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सोचिए अगर मैं बिजनेस के लिए ना कोई मशीनरी लेकर आऊं और मैं ये बोलूं कि पता नहीं ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं, एक्स वाई जी करके बात करूं, दैट जस्ट डजंट मेक सेंस, डज इट? नो इट डजंट। बेसिकली हम लोग ये कहते थे कि अब मैं बिजनेस के लिए कार ले आई हूँ, इट इज बेसिकली सेड कि ऑब्वियसली मैं मानकर चल रही हूँ कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करेगा, तभी मैं चीज में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाऊंगी, नहीं तो मैं शॉर्ट टर्म में लगाकर खत्म करूं। सो बेसिकली द डिफरेंस अराइजेस इन दिस स्पेसिफिक एरा इटसेल्फ, जहां पर वो लोग कह देते हैं अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इनडेफिनेटली फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड। माना जाता है अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आप कम समय के लिए नहीं लगा रहे हो, यू आर पुटिंग दिस मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड rather देन अ शॉर्टर टाइम पीरियड, ठीक है। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज बेसिकली यूज तभी हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे बिजनेस में ना आप सबने डेप्रिसिएशन शब्द का जरूर सुना होगा। डेप्रिसिएशन इज वैल्यू जो होती है हमारे, अब जैसे कार है, कार मैंने खरीद ली, अब मैंने एक कार 10 साल इस्तेमाल करी है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की मेरी कार थी, ठीक है, तो डिवाइड बाय 10 कर दिया, हर ईयर मैं उसका 10,000 का वैल्यूएशन कम होती हुई दिखा रही हूँ, है ना। हम वो दिखाते ही हैं, ये जो वैल्यूएशन हमारी धीरे धीरे कम होती हुई हम दिखाते हैं, वाई डू वी शो दिस? बिकॉज हम कहते हैं कि ओवर 10 years मेरी कार की वैल्यूएशन कम हो रही है, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बेसिकली सेज कि हम मानकर चलते हैं चीज लंबे समय तक यूज होगी, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो खर्चे हैं, हर चीज हम ओवर द पीरियड स्प्रेड करते हैं। फिर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं हम उनको वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट, नॉट एट द मार्केट वैल्यू। अगेन अगर मैंने कार खरीदी, मैं कौन सा कार के पास खड़े होकर रोज रोज उसकी वैल्यू कर रही होती हूँ कि आज मेरी कार इतने की होगी, नहीं कर रहे। हम मानकर चल रहे हैं लंबे समय तक है, जब बेचेंगे तब इसकी दोबारा वैल्यूएशन करेंगे। इस समय कोई सेंस नहीं बनती है कि हम उस कार की बार बार वैल्यू करें। सो इन दिस केस डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर ईयर्स। डेप्रिसिएशन हमारी फ्यूचर ईयर्स के लिए होती है, एंड देन प्रोविजन आर क्रिएटेड फॉर फ्यूचर लाइबिलिटीज। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिटन ऑफ फॉर ओवर द ईयर्स। हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हम उनको नोट डाउन करते हैं ओवर द ईयर्स, नॉट इन वन पर्टिकुलर टाइम। हम ओवर द ईयर्स उस चीज को खत्म करते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं बिजनेस लंबे समय तक चल रहा है, तभी उसके बेनिफिट्स, उसके फायदे नुकसान, वो सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोट किए जाते हैं, rather देन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। Then we have the concept of accounting period, a span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared.
अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? जैसे हम बिजनेस को, अच्छा एक बात बताइए एवरीवन, क्या मैं आपको बोलूं कि एक बुक को आप एक ही बारी में पूरा खत्म कर दीजिए, आप कर पाएंगे? आप बोलेंगे मैम कि एक बारी में नहीं होती है, धीरे 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 चलते हैं। तो मैं आपके बिजनेस को, मान लीजिए कोई बिजनेस को 50 साल हो चुके हैं, मैं उसकी स्टडी एक बारी में कैसे कर सकती हूँ? किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए इट हैज टू बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इजंट इट? जिस चीज को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट यू नोट डाउन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो दैट इज हाउ दे टॉक अबाउट इट। इवन कि जब भी आप चीजों को बिजनेस के अंदर नोट करते हैं, तो इट हैज टू बी नोटेड फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पॉइंट ओनली, कि हम लोग ना जब भी चीजों को बिजनेस के अंदर नोट करें, तो हम उनको किस तरीके से नोट कर रहे हैं? वी आर नोटिंग इट डाउन इन अ लॉन्गर टर्म रादर देन अ शॉर्टर टर्म। तो जब हम इतने ज्यादा टाइम के लिए चीजों को देख रहे हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम ब्लाइंड होकर उस पर चल पड़े। दैट मीन्स हमारे बिजनेस के अंदर हम जो भी चीजें नोट कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग क्या करें, कि अपने बिजनेस के अंदर ना इन सब चीजों को एक लंबे समय के लिए देखें। तो हम क्या करें, उनको ईयर्स में डिवाइड कर दे। एट अ टाइम एक ईयर ही देखेंगे, सारे ईयर्स एक साथ नहीं देखेंगे। इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द प्रॉफिट और लॉस और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट अ रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि हम ईयर 1 को देखेंगे, फिर ईयर 2 देखेंगे। अब ये ईयर्स हर कोई अपने अपने हिसाब से चूज कर लेता तो गलत हो जाता। इसीलिए हम इसको एक ही बारी में पूरा बनाते हैं। हाउ डू वी मेक इट? हम लोग कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ईयर चूज करेंगे, सबका सेम है, 1 अप्रैल से ईयर शुरू हो जाएगा और 31 मार्च तक हमारा ईयर जाएगा। तो दैट इज हाउ वी टेक अप द स्पेसिफिक पॉइंट देयर। ठीक है? सो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। डिफाइंड है, हर ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को एंड होगा। अगर आपने बीच में कहीं पर अपना बिजनेस शुरू किया है, तो भी 31 मार्च को आपका पहला साल खत्म हो जाएगा, और अगले साल से हम सब एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाएंगे। दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है? ओके, चलिए फिर आगे चलें। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर यानी आपको सब बताना होगा। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल एंड रेलेवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज मस्ट बी फुली और कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर अकम्पनिंग फुटनोट्स। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आपको सब कुछ बताना जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है? ताकि ना कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ना, आप कह सकते हो कि उसको ना आप मिसगाइड ना कर दो। जो भी आपके बिजनेस की चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, आपको सब बतानी होंगी, क्योंकि ना उसके अंदर ये ना हो कि सामने वाले को आपने पूरी नॉलेज नहीं दी है, उसको सब कुछ पता नहीं है। ये वाली चीज नहीं करनी है। तो इसीलिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आया कि आप अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग मेथड्स, आप क्या चीज यूज कर रहे हो और कैसे यूज कर रहे हो, आपको वो सब बताना होगा। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे, तो उस चीज पर आगे चलकर क्वेश्चन आएगा कि क्यों बताया नहीं गया, है ना? तो उस चीज को हम ऐसे नहीं लेते हैं। सेकेंड, चलिए आगे चले। We're done with this part. Now talking about the next part there. ओके,
हमने ये वाला कर दिया फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद ना फुल डिस्क्लोजर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। हाउ डू वी डिफाइन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एवरीवन? ये कंसेप्ट बेसिकली ये कहता है कि जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को नोट करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब हम चीज़ों को नोट कर रहे हैं तो उस समय पर हम ना जो नोट कर रहे हैं चीज़ों को, वो ना आप ना कब नोट करोगे? अगर मैंने मेरे बिजनेस में मेरे ऑफिस के बिल्कुल पास से कोई बंदा निकल गया, उसने मेरे बिजनेस में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कुछ किया नहीं है, मैं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर सकती हूँ क्या? मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करूंगी जिसने एक्चुअली मेरे बिजनेस में पैसा लगाया होगा। यानी मुझे कोई सेल करी होगी, मेरे से कोई बात करी होगी उस चीज के ऊपर, मैं उसी पर्टिकुलर पर्सन को नोट कर सकती हूँ ना। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जहां पर हमारे बिजनेसेस को कहा जाता है कि आप अपने बिजनेस में कौन सी चीज नोट करोगे। यू विल ऑलवेज नोट डाउन ओनली दोज थिंग्स जहां पर ना आपको सर्टेनिटी ऑफ इनकम दिख रही है। मान लीजिए अब किसी ने कोई चीज परचेज कर ली, तभी आपको उसकी वो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ जी ये चीज परचेज हो गई है। अब जो चीज परचेज हो गई है आप उसी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करते हो, अदरवाइज नोट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट कहता है रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिलीज्ड। पैसा मिलेगा तो रिकॉर्ड करना है, वरना नहीं करना। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट इसी चीज पर बेस्ड है। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कम करना है, इसको ना AS9 में भी डिफाइन किया जाता है, और ये आपके PYQ बुकलेट के अंदर भी आपको मिल जाएगा, बिकॉज इस बार पेपर में AS9 के ऊपर आया हुआ था। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम, कैश कहाँ से मिला है? सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज से मिला है। एंड यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स, जो भी आपको पैसा जहां से भी मिला हुआ है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं रेवेन्यू। मतलब आप अपने बिजनेस से जो कमाते हैं एक्चुअली। लेकिन अब इसको रिकॉर्ड कब करते हो? जब एक्चुअली लीगल राइट अराइज हो जाता है। जब मैं किसी को एक्चुअली कोई चीज सेल करूंगी तो उसका बिल रेस होगा, जब उसका इनवॉइस रेस होगा मैं तभी मानूंगी कि इन एक्चुअल चीज बिकी है, वरना मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। यही एक बेसिक पॉइंट इसमें आ जाता है कि आप चीजों को कब रिकॉर्ड करोगे अपने बिजनेस में? ओनली व्हेन यू एक्चुअली सी कि हाँ उसके अंदर कुछ चीजें आपको दिख रही हैं कि एज अ प्रूफ आगे आप कर सकते हो। अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी है तभी चीज होगी ना, अगर तभी वो पैसा रेज होएगा, वरना वो क्यों होगा? तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनकर आ जाता है। Now, talking about the specific area of revenue for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized. तो उसमें हम देखते हैं जैसे जनवरी में हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, फरवरी में डिलीवर कर दिए। जब आपने डिलीवर कर दिया, आपने उस समय इनवॉइस रेज कर दिया होगा। तो जिस समय आपने इनवॉइस एक्चुअली रेज किया होता है, आप उसी टाइम पर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक बेसिक रूल फॉलो किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर। ठीक है, अब बारी आती है अपने पास में नेक्स्ट, जैसे मतलब जब पेमेंट रिसीव हो रही होगी तब तो आप रिकॉर्ड करोगे अलग से कि हाँ जी पैसे आ गए। बिल पहले ही रेज हो चुका होता है ना, तो वो आप रिकॉर्ड तभी कर लोगे जब आपने चीज सेल करी, वरना आपको याद कैसे रहेगा कि हाँ जी मैंने इसको गुड सेल कर दिए? है ना, लॉजिकल पॉइंट। तो दैट इज वन पर्टिकुलर थिंग कि आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो? जब एक्चुअली वो पैसे ड्यू हो जाते हैं, बन जाता है कि हाँ जी मेरे पास हक है जी, पैसा तो मेरा आना ही चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप चीज को कब रिकॉर्ड करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट से कि आप जैसे मैंने ना एक कार खरीद ली, अब उस कार की वैल्यू बार बार मैं रोज खड़े होकर नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाई हूँ। जो चीज आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाए हो उसकी वैल्यू अगर आप रोज रोज करोगे ना, तो क्या होगा? आपके बिजनेस का टाइम वेस्ट हो रहा है। शेयर्स मैंने लेकर खरीद लिए या रख लिए, मैं अभी नहीं बेचना चाहती हूँ, तो मेरे को उसकी बार बार वैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम क्या है? टाइम वेस्ट है। जब एक्चुअली बेचने होंगे उस दिन वैल्यू करके अपनी बुक्स में नोट करना जायज है, लेकिन हर बार उसको बार बार करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हमारा बेचारा अकाउंटेंट ही पागल हो जाएगा कि अब क्या कराई जा रहे हैं मेरे से ये। यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि आप मेजर करें चीजों को जितने पर आपने उन्हें खरीदा था, बस उसी पर छोड़ दें। ठीक है, जब आप लॉन्ग टर्म चीजें यूज कर रहे हैं, इससे क्या होता है आपके बिजनेस में ना बार बार मार्केट बदलने से आप ओवर वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप बार बार इसको चेंज नहीं कर रहे हो जब उसकी एसेट की एकदम से वैल्यू बढ़ती घटती है। और इससे आपको कैलकुलेशन में हेल्प होती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये आपको इनेबल करता है बिजनेसेस को रिट्रीव करने में द एक्चुअल प्राइसिंग व्हेन नीडेड। जब पैसे एक्चुअली चाहिए, आपको पता होता है कि हाँ मेरे को इतना पैसा आने वाला है, क्योंकि आप चीज की एक्चुअल वैल्यू देख रहे हो आज की, ये नहीं कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कल तो चेंज किया था। अब वो कल की वैल्यू इज लाइक क्यों करनी है?
आई डोंट रियली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड से अच्छा हर दिन मेरा घर इतनी वैल्यू का होगा, क्यों हो गया? मेरे को नहीं बेचना ना, जब मेरी चीज लॉन्ग टर्म पे यूज हो रही है तो हमने जिस टाइम जैसे बनाया था बस छोड़ दीजिए अपनी वैल्यूएशन में। कौन सा ऑफिस है जहां पर एसी देखकर रोज उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया? नहीं, साल बाद उसकी डेप्रिसिएशन नोट हो जाती है, जब बेचेंगे तब देखेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आप ना बार बार अपनी वैल्यूएशंस अपडेट नहीं करते हो हर साल। लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा फालतू के कामों से बता देती है, बचा देती है, क्योंकि आपको बार बार ऐसे वेस्ट काम करने की जरूरत नहीं है कि अभी वैल्यू करा है फिर दोबारा वैल्यू करेंगे फिर दोबारा वैल्यू करेंगे। ये आपको ना उस मल्टीपल वैल्यूएशन से खुद को बचाने का तरीका है। तो बिजनेस एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ ओरिजिनल प्राइस पे नोट करके छोड़ देता है और बाद में उस पर बैलेंस शीट में नोट कर लेता है। अब बारी आती है हमारा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मटीरियलिटी की। अच्छा एवरीवन, आपने मुझसे पूछा, फुल डिस्क्लोजर एक कन्वेंशन था जिसमें मैंने आपको बताया कि सब बताना होता है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हो, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सब आपको करके चलना होता है ना। तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे ओनली द मटीरियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड। फर्स्ट पार्ट इज योर मटीरियलिटी, जो कहता है कि सिर्फ जो मटीरियल फैक्ट्स हैं दैट इज समथिंग जो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने चाहिए, है ना। सो मटीरियलिटी आपके फुल डिस्क्लोजर की इन एक्चुअल ये ना उसकी एक एक्सटेंशन है, जो कहता है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजें आप कैसे नोट करोगे। मटीरियलिटी सेज कि एवरीथिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट हैज टू बी नोटेड डाउन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Any fact would be considered as material if it is reasonably believed that the knowledge would influence the decision of the informed user of financial statements. Materiality says कि ठीक है आप सब कुछ डिस्क्लोज करते हो, बट आप सोचो, आपने मुझसे पूछा मैम एएफएम के एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताइए, मैं आपको बोलूँ एक मिनट रुकिए, लेट्स टॉक अबाउट जेआईआईबी, देन लेट्स टॉक अबाउट पीपीबी, आईई एंड आईएफएस, फिर तीसरा पेपर पे बात करते हैं। अब बोलोगे आई वाज टॉकिंग अबाउट एएफएम, दैट्स इट। तो दैट मीन्स मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप स्टिक टू द कोर ना। जब आपको अपने बिजनेस को लेकर आपको स्पिटिंग फैक्ट्स वाले काम करने हैं तो आप अपने फैक्ट्स को बताइए, डोंट ट्राई टू जस्ट टेल एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द थिंग जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक्चुअली रेलेवेंस रखती है। ठीक है, ये चीज कहता है हमारा ये स्पेसिफिक एरिया। देन हमारे पास मटीरियलिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है। अब जैसे मटीरियलिटी को अगर मैं और ध्यान से डिवाइन करूँ तो मटीरियलिटी के अंदर हमारे पास जैसे कंपनी का एक्सपेंस है 1 CR का, एनुअल रेवेन्यू वो 1.5 CR कर रही है। अब इतनी बड़ी कंपनी के अंदर आप बताइए क्या एक स्टेपलर खरीदना कोई बड़ी चीज है? 50 रुपए का एक स्टेपलर है, 5 साल क्या, कईयों के तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स के पास एक स्पेसिफिक स्टेपलर पड़ा था। अ वेरी इरेलीवेंट पॉइंट अगेन, एक ऐसा स्टेपलर जो शायद मेरे पैदा होने से पहले पड़ा था और अभी तक ठीक चल रहा है। अब चल रहा है तो वो चल रहा है, लेकिन स्टेपलर का इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं यूज कर सकता ना, लॉन्ग टर्म चीज पड़ी है तो पड़ी है। लेकिन एक 1.5 CR की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम मटीरियलिटी में जा रहे हैं, मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी। आपने मुझे पूछा मैम ऑर्गेनाइजेशन की हमें सेल्स टर्नओवर चाहिए ताकि हम ना डिसीजन ले सके कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स में आगे कंसिडर करना है। मैं आपको सेल्स के अलावा बाकी सब की इन्फॉर्मेशन दूंगी, आपका डिसीजन मेकिंग उसमें आई वुड से ब्लरी हो जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या बता रहा था, क्या बात हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। सो यहाँ पर ना मटीरियलिटी कहता है कि हर चीज नोट नहीं करनी होती जिसकी एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंस है, डिसीजन मेकिंग में कुछ मेजर है, उसको नोट करना है। तो मैं स्टेपलर को 50 रुपए नोट करके साइड हो रही हूँ, वो मेरी डिसीजन मेकिंग में, मेरे एक्सपेंस रेवेन्यू में कोई बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करता। तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स नोट होते हैं। सो मटीरियलिटी को जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो वो कहते हैं कि मटीरियलिटी डिपेंड करता है आपकी रिलेटिव यूजफुलनेस में। आप ये देखो ना, चीज हमारे लिए रिलेटिवली यूजफुल जा भी रही है कि नहीं जा रही है। और मटीरियलिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन रिलेटिव यूजफुलनेस ऑफ द फैक्ट व्हेन कंपेयर्ड टू द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो ये उस चीज पर डिपेंड करती है। देन कम्स कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अब हम कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस की बात करते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, जहां पर ना हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस को कहा जाता है एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। कल को कुछ प्रॉफिट आने वाला ना, उसकी पार्टी हम मिलकर कर लेंगे, लेकिन जब चीज आएगी तब। लेकिन अगर आपको दूर से आता हुआ लॉस दिख रहा है ना, उसके लिए अभी प्रोविजन बना लो। बैंक्स क्या रखते हैं, एनपीए की प्रोविजंस रखते हैं ना। वाई डू दे बैंक्स कीप द एनपीए प्रोविजन? जरूरत थोड़ी है,
जरूरत है, क्योंकि बैंक्स को पता है कि अगर सामने वाला पैसा नहीं देगा, बैंक का पैसा मरेगा। बैंक तब क्या करेगा? एंड में आकर थोड़ी नोट करेगा कि अच्छा चलो ठीक है आ जाएंगे पैसे, वो नहीं करेगा। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हम इस बेसिस पर नोट करते हैं, कहते हैं स्टॉक है, मैंने खरीदा था, मार्केट प्राइस उसका एकदम से गिर गया, ज्यादा गिर गया ना कॉस्ट से, तो जो कम होगा आप उसको नोट करना। ये नहीं कि हम नोट करके बैठे हैं लाख रुपए का स्पेसिफिक स्टॉक पड़ा है, 1 लाख का स्टॉक पड़ा है, जबकि इन एक्चुअल वो स्टॉक अभी 80 का रह गया। तो आप असलियत पे आ जाओगे, आप अपने लिए वो धक्का तैयार रखोगे, हो चुका है लॉस 20,000 का, अब जब बिकेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो हो चुका है। तो यू हैव टू नोट डाउन द लॉसेस एज एंड व्हेन इट हैपेंस। दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन दिस स्पेसिफिक ईयर ऑफ 2025। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी मैंने आपको बताया बैंक्स एनपीए रखते हैं, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डाउटफुल डेट्स रख देते हैं, जो लोग पैसा नहीं देते उनके लिए। Not recording the potential revenues from intangible assets until realized. Again, the point says कि patents, trademark, copyright, जब तक पैसा हाथ में आता नहीं ना, certainty नहीं दिखती, तब तक नोट नहीं करना है। No deliberate understatement of value of assets, से कि ये नहीं कहता कि आप ना कुछ भी लिखी जाओ, लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है के नाम पे। लॉस दिख रहा होगा तभी नोट करना, वरना नहीं करना आपने। कोई डेलिबरेट आपने जानबूझकर इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना वैल्यूएशन को, ताकि आप दुनिया को मिसलीड कर रहे हो, ये नहीं हम कह रहे। लेकिन हाँ, आने वाले लॉसेस के लिए तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी। देन आता है कंसिस्टेंसी। एवरीवन, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। आपने मुझे बोला कि मैम, मैं कहा हाँ जी सर। आपने बोला मैम आप ना किसी भी हालत में ये वाला मेथड यूज कर रहे हो ना, तो यही कंटिन्यू करना। मैंने बोला क्यों? कहते कंपेरेबिलिटी रहती है आपकी और मेरी भी, आपका भी अपने पिछले ईयर से कंपेयर करना आसान है। मैंने कहा पॉइंट है। और हम सारे इंडस्ट्री में सेम तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज कर रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनमें कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी चेंज या कोई भी प्रैक्टिस अगर आप बताते हो, कुछ चेंज कर रहे हो, इट हैज टू बी टोल्ड टू द पीपल। देन दिस इज एसेंशियल फॉर इंटर फर्म एंड इंटर पीरियड कंपेरिजंस। इंट्रा फर्म यानी विद इन द फर्म भी अगर आप पिछले ईयर्स में कंपेयर कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि सेम मेथड चल रहा हो। इंटर फर्म मतलब दो फर्म्स में कंपेयर कर रहे हो, तो भी आपको इसमें सिमिलैरिटी या आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। ये ना कन्वेंशंस है बेसिकली, सही बताऊं तो 4 कन्वेंशंस है। सबसे पहला हमने किया था ना फुल डिस्क्लोजर, वो देन गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, और एक होता है अक्रूवल कंसेप्ट। ये वाले सारे आते हैं। इवन मटीरियलिटी भी हम कन्वेंशन के अंडर करते हैं। कन्वेंशन और कंसेप्ट में सिर्फ ये होता है, कन्वेंशन इज बेसिकली समथिंग जो प्रैक्टिस के तौर पर चल रहा होता है। जब हम प्रैक्टिस के तौर पर बोलते हैं ना, तो कन्वेंशंस में कंसिस्टेंसी काउंट होता है बेसिकली। मतलब ये मार्केट की प्रैक्टिस है कि आप ना एक चीज यूज कर रहे हो वैसे ही कंटिन्यू करो, तो वो आता है। अच्छा, जो मैं जी सी और ए बता रही थी ना, ये तीनों बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये लिख लीजिएगा, ये बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल कंसेप्ट। देन इज कन्वेंशंस में हमारे पास आ जाती हैं, आपके पास में ये कंसिस्टेंसी का पॉइंट आ जाता है। देन आपके पास में ये कंजर्वेटिज्म भी उसी के अंडर काउंट हो जाते हैं, मटीरियलिटी भी उसी का पार्ट है। ये सारे के सारे आपके कन्वेंशंस है। ठीक है। कन्वेंशंस का बेसिक मतलब है जो मार्केट में प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिकली चीज कही गई है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। साइलेंटली ये प्रैक्टिसेस अडेप्ट भी कर ली गई अकाउंटिंग में फर्दर। अब कंसिस्टेंसी के ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ डू वी मेक आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेरेबल विद अदर्स बाय हैविंग अ सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। थिंग्स बिकम्स आई वुड से सेन हो जाते हैं, बिकॉज आप चीज़ों को कंपेयर कर पाते हो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, आपने मुझे बोला निहारिका मैम, मैंने आपको बोला कि सर पता है हमारे पेट्रोल के एक्सपेंसेस ना ₹10,000 क्रॉस कर रहे हैं। आपने बोला मैम बिल दिखाना। मैंने कहा सर ये लीजिए, ये रहे अपने पास पेट्रोल के बिल, ये 4-5 कैश में गए थे तो इसलिए इनके ये रहे, और बाकियों के मेरे पास पेटीएम और जीपे वाले हैं कि ये यहाँ पे पे हुआ है। टोटल बन गया अपना 10,500। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलूंगी ना सर 20,000 होगा, सर 40,000 होगा, आपको मैं विद बिल दूंगी। आप मुझ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते मेरा काम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि आपके पास हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, तभी बैंक्स हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। आप हमें लोन देते हैं तो कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। आप मेरी पिछले साल के तीनों सालों के रिटर्न्स मांग रहे हैं, आप मुझसे वो फॉर्म भरवा रहे हैं, सिबिल रेटिंग चेक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसमें? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उसका प्रूफ भी आपके साथ में हो, उसमें कोई पार्शियलिटी ना हो, क्योंकि अगर पार्शियलिटी होगी तो फ्रॉड भी हो सकता है।
राइट, मिस्टेक्स होती हैं तो फ्रॉड भी एग्जिस्ट करते हैं. दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स. आपके डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स तैयार हैं तभी ये चीज हो सकती है. तो इसके अंदर कोई पर्सनल अजम्पशन रखना पाप है. एनीडोटल की एग्जिस्ट करता है, ये तो एविडेंस बन नहीं जाता ना. एग्जैक्ट चीज उठानी है और सुनी सुनाई बातों पर फोकस नहीं करना है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए और आपके पास बाकी अकाउंटिंग कंसेप्ट को भी आपने कंसिडर करके चलना है. अब चलते हैं, एक करते हैं हम एक PYQ. Which among the following statements is correct with respect to historical cost concept? मैंने आपको बताया ये भी पेपर में आया हुआ. This was probably in 2024 examination. Measuring market value. Number B, measuring original historical cost of assets. C, measuring potential replacement cost of assets, or all of the above. अगर हम historical cost concept की बात करते हैं, हम ना चीज पौराणिक तौर पर रिकॉर्ड करते हैं जिस पर हमने एक्चुअली खरीदी थी. ठीक है, तो हम बाकियों को नहीं नोट करते. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने घर खरीदा तो घर की एक्चुअल वैल्यू नोट होगी, आगे वो कितनी वेरी कर रही है उस चीज पर ये नोट नहीं होती. ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, नहीं करना. मेजरिंग ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स या मेजरिंग पोटेंशियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स, नहीं. इसके अंदर हमारा आंसर इज एक्चुअली बी. ठीक है, इसका आंसर बी है. उनको हम एग्जैक्ट पुरानी तरीके से ही नोट करते हैं, हम नए तरीके से नोट नहीं करते. आप ये थोड़ी नोट करोगे कि इसकी जगह कुछ और हो जाता तो क्या होता. आप जितने पर चीज खरीदी रॉ फॉर्म में जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लाइन विद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज नहीं है. मैन में कम एंड मैन में गो, ऑर्गेनाइजेशन सेज इट स्टेज फॉर एवर, यही मानकर वो हर एक एसेट बनाता है. अ बिजनेस दैट एक्सपेक्ट्स टू क्लोज इन 6 months स्टिल फॉलोज हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूएशन. सबसे पहला पॉइंट यही आ गया. अगर बिजनेस खत्म होने वाला है तो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर नहीं चल सकते, तो रॉन्ग अजम्पशन है. जब बिजनेस खत्म होने वाला है और आपको पता ही है. provisions are made for known liabilities to ensure smooth future ऑपरेशंस, ये वाला पॉइंट तो ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग इनडेफिनेट बिजनेस कंटिन्यूटी. अगर आपके पास जब तक कोई प्रूफ ना होना कि ये तो बिजनेस खत्म हो रहा है जी, तब तक हम मानकर चलते हैं ये चीज सही है. तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है. बिजनेस एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस शुड अडॉप्ट लिक्विडेशन अकाउंटिंग इमीडिएटली. नहीं, अगर हमारा कोई बिजनेस है वो मान लीजिए कोई स्पेसिफिक बिजनेस है, अब उस केस में हमारे पास में ये चीज़ डिफाइन नहीं हो रही है कि हमने बिजनेस का करना क्या है क्या नहीं करना है. उस हिसाब से तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना, कि हम ये मानकर चलें कि हमारे बिजनेस के अंदर चीज़ खत्म ही हो गई है. नहीं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में गया ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेयर लॉसेस में गई है, खत्म थोड़ी हो गई है. तो ये और ये वाला पॉइंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा. तो आई वुड से द आंसर हैज टू बी ए. 1 and 4 इज द पॉइंट. ठीक है. ओके एवरीवन, दिस इज इट. यहाँ पर खत्म होता है हमारा सेशन. आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल था. और हमारा वन टाइम नेवर बिफोर ऑफर इज गोइंग ऑन. आपको क्या करना है, यू कैन टेक अप एनी ऑफ आवर कोर्सेज, JIB मास्टर कोर्स, हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट बेस्ड कोर्सेज या लाइफ क्रैश कोर्स, ये सब आपको मिल जाएगा 80% ऑफ पर. आपको यूज करना है कोड वन टाइम 80 एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि इस समय आपको हर चीज मिल जाएगी एट द लोएस्ट कॉस्ट. आपको क्या करना है, जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट एंड यू कैन टेक अप आवर कोर्सेज. रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं एवरीवन, तो जितनी जल्दी हो सके खुद को रजिस्टर भी कीजिएगा. ठीक है, ये रहा हमारे कोर्सेज का स्पेसिफिक एरिया. ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन टू आवर कोर्सेज. यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे कॉम्बो एज वेल एज सिंगल कोर्सेज. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पर हमारे लाइव क्रैश कोर्स है. लाइव क्रैश कोर्स और हमारे मास्टर कोर्स में फ़र्क ये है कि लाइव में हम आपको लाइव पढ़ाते हैं फॉर 30 आवर्स लगातार. हमारी मतलब हर 2 दिन क्लासेस होती हैं मॉर्निंग इवनिंग में. और जो हमारे मास्टर कोर्स है वो कंप्लीट रिकॉर्डेड. जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन हम आपको क्या देंगे, हम आपको क्लासेस देंगे जहाँ पर लाइव क्लासेस में हम आपको रिवाइज करवाएंगे. तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप अपनी पेस पर पढ़ सकते हो. तो ये दोनों आपको मिल सकते हैं. अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है. सारे के सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे लेंगे तो उस पर अभी चल रहा है लोएस्ट प्राइस. आपको यूज करना है कोड वन टाइम 80 एंड यू विल गेट इट 4800. एंड अगर आप यूज करते हैं हमारे सिंगल कंपोनेंट्स, तो सिंगल कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हैं. एंड अगेन दे आर
are available at the lowest price, but you have to use the code one time 80 to avail these discounts. So thank you so much for being there everyone. Go ahead and check it out on our website, on our app, further details. जितनी जल्दी हो सके हमारे कोर्सेज में enroll कीजिए ताकि आप इस स्पेसिफिक सेल का बेनिफिट उठा सकें. Thank you.